अंदाजा सही था हमारा। लिफाफा कुछ और है, अंदर माल कुछ और है। अरे हम समझते हैं भारती, तुम मॉडर्न टाइप की लड़की हो तो ये सब चलता है, लेकिन अब हम तुम्हारे मौसा नहीं है। एक बार आजमा के तो देख लो। अरे बहुत मंजे ये खिलाड़ी है हम। तेरी बहन है। बहन नहीं, डायन है, डायन। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। अब आप सोच लीजिए, आपको इसको घर में रखना है या हमें? हमें अपने से दूर मत करो, हमें नहीं जाना है, हमें अपने से दूर मत करो, हमें नहीं जाना है। हमें भी किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तेरी वजह से हमारी शादी की हुई। तुझे पल बर्दाश्त करने अपनी मौसी के घर चली जाना। हमने फोन कर दिया। अपनी इस मजबूर माँ को माफ कर दे बेटी। अरे भारती, तू आजा। तेरी माँ ने बताया था कि तू कल रात को ही आ जाएगी। हमने फ़ोन भी किया था पर किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। बड़ी फिक्र हो रही थी तेरी। रात को बस नहीं मिली क्या? माधवी बता रही थी कि तेरा बीपी लो रहता है। डॉक्टर ने तुझे जगह बदलने का सुझाव दिया है। ये ले पानी पी ले, ये तेरा ही घर है, अच्छे से रह। तू बैठ, हम चाय लाते हैं। सावित्री, अरे खाने का डब्बा हुआ कि नहीं? जल्दी करो भाई, दफ्तर के लिए देर हो रही है। जी लाई। नमस्ते नमस्ते। अरे बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो गई? सावित्री जल्दी करो। हाँ लाई। हम चलते हैं। वाह माँ, बड़े सुंदर है। चांदी के हैं? नहीं, ऐसे ही हैं। पर जब तेरे हाथ पीले करूंगी ना तो सोने के पहनाऊंगी। माँ, आज पनीर बना रहे हो? दीदी की फेवरेट सब्जी। आज दीदी आ रहे क्या? अबे यार, पटौदी का छक्का शर्मिला की झोली में है। जा जा, मौके पे चौका लगा दे। अबे जाना यार। सारी गलती से बॉल यहाँ आ गया।
अब आपको दोबारा धोना पड़ जाएगा नहीं? आप गुस्सा तो नहीं है ना? ठीक से नहीं कह सकते तुम लोग, हैं? सारा कपड़ा गंदा कर दिया वहाँ। वाह बेटा, हमको पटौदी बना दिया। शादी करेंगे उससे। क्या बात है, सही है। हेलो भारती, कैसी है तू बेटा? जिंदा हूँ, ऐसा मत बोल, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अच्छा, मौसी तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रख रही है ना? हमने कहा था उन्हें कि तुम बीमार हो। हाँ, पता चल गया हमें, और आप कह भी क्या सकती थी। हमें पता है तुम हमको नहीं, अपने आप को कोस रही हो कि तुमको कैसी माँ मिली। बेटा, हम और कर भी क्या सकते थे? तुम मौसी के साथ ही रहना, मौसी भी माँ समान होती है। भारती, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ माँ, हमें भी दीदी से बात करनी है। भारती, ले अपने भाई से बात कर ले। दीदी, आप घर कब आओगे? हमें आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा। बोलो ना दीदी, आप कब आओगे? दीदी बोलो ना। हम आएंगे। कब? सावित्री, अरे ओ भगवान, हाँ ये लो, गर्मा गर्म पकौड़े तल देना चाय के साथ। हाँ? हम जरा हाथ मुंह धो के आते हैं। अरे रुकिए, भारती है अंदर। कितना टाइम लगेगा इसे? अभी गई है, रुकिए आप। अरे हम तो रुकेंगे, हमें ये बताओ, ये कब तक रुकेगी इस घर में? जीजी ने बोला था इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन रख लो। तुम्हारे जीजी के एक ना बताओ हमें, हम अच्छे से जानते हैं। तुम्हारी दीदी भी कम चालू नहीं है। धीरे बोलिए, सुन लेगी वो। अरे सुनेगी तो अपनी बला से। लिफाफा कुछ और है, अंदर माल कुछ और है। आ गई बेचा, बेचाना, नमस्ते। क्या हम आपको भार उठा सकते हैं? नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि अगर आप ये थैली हमको दे दे तो आपका थोड़ा सा मदद हो जाएगा। कहीं आप हमको आवारा सड़क छाप तो नहीं ना समझ रही हैं? वो अक्सर हो जाता है लोगों से, वो क्या है ना कि शक्ल देख के ऐसा ही लगता है, लेकिन हम ईमानदारी से आपका मदद करना चाहते हैं बस। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? नहीं, खाली हम आपसे माफ़ी मांगने का बहाना ढूंढ रहे थे। कल हमारे बॉल के चक्कर में आपका धुला धुलाया कपड़ा गंदा हो गया, आप हमारा सारा गुस्सा वो बेचारा कपड़ा सब तो उतार दिए। हम खाली आपकी मदद करके प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर आप सजा समझ की थैली हमको दे दे तो हम प्रायश्चित समझ के खुद धो लेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप समझ नहीं रही है बात। वो क्या है ना कि प्रायश्चित नहीं किए तो पाप का बोझ होना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम थैली का बोझा उठा लें। क्या है कि हमको पता है कि हम थोड़े पुराने ख्यालात के भोंदू टाइप के हैं, लेकिन है एकदम सच्चे। भारती की शख्सियत एक ऐसी किताब से कम नहीं थी जिसका कवर देखकर ही उसे जज किया जा सके। तो क्या भारती के साथ नजदीकियां बढ़ाकर अमर कोई भूल कर रहा था? कहते हैं कि अगर प्यार इंसान की भूल बन जाए तो भी इंसान जाने अनजाने में इस खूबसूरत भूल को करने से अपने आप को रोक नहीं पाता है। भारती की जिंदगी किसी उलझी हुई पहेली से कम नहीं थी। भारती खुद भी नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी उसे किस ओर ले जा रही है। जिस लड़की ने हमेशा अवहेलना सही हो, बोझ मानकर जिसे हमेशा कोसा गया हो, गैरों ने ही नहीं बल्कि अपनों ने भी जिस पर लांछन लगाकर तिरस्कार तक किया हो, वो लड़की ऐसी सुकून भरी छांव ही तलाशती है जैसी कि अमर के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसे मिली। भारती आई।
प्रायश्चित कर रहे हो? अंदाजा सही था हमारा, लिफाफा कुछ और है, अंदर माल कुछ और है। ये असलियत है तेरे जीजी के कोख के जने की। भतीजी करके मुफ्त का राशन ठूस दिया सपोली की मुंह में। लो ए आ गई फुलवारी भौरे उजाड़ के। हैरान ना हो, तेरा लिफाफा जो खुल गया हमारे सामने। तेरे बाप ने तेरी सारी रासलीला के बारे में हमें बता दिया है। अरे वहां पहले ये कांड करके आई है ये, और यहाँ दूसरा कांड करने की तैयारी कर रही है। ए लड़की, एक कान खोल के सुन ले, हम लोग जो है भोले वाले इज्जतदार लोग हैं, डरते हैं हम अपनी इज्जत से। ये तेरा तरिया चरित यहाँ नहीं चलेगा। तो तू मौसी, अरे माँ जैसी, बता दे अपनी जीजी को, उसकी लड़की को अगर इस घर में रखना है तो इसके खाने पीने रहने का पैसा चुकाना पड़ेगा। हाँ। ओ त्रिजाता रानी, अरे इसके मुंह लग के क्यों अपना धर्म भ्रष्ट कर रही हो? जाओ सत्संग में जाओ, भगवान का नाम लो, जाओ। भारती, गुस्से में बहुत कुछ सुनाई दिया ना मैंने तुम्हें? रो मत। अरे हम समझते हैं भारती, तुम मॉडर्न टाइप की लड़की हो तो ये सब चलता है, लेकिन क्या है, तुम्हारी मौसी जो है ना वो पुराने ख्याल आती है, तो उसके सामने दो बातें हमें तुम्हें बोलनी पड़ी। लेकिन अब हम तुम्हारे मौसा नहीं है, एक बार आजमा के तो देख लो। अरे बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है हम। तुम्हारे साथ तुम्हारा मौसा इतना सब की और तुम चुप रही, सर का नहीं फोड़ दी कमीने का। डर गए थे हम, वो बोला कि अगर हमने किसी को कुछ भी बताया तो वो कहेंगे हम खुद ही उसके साथ जी में आए कि जहर खा के मर जाए। भारती, आइंदा मत बोलना कभी ऐसा। तो क्या करें हम, कहाँ जाए, कोई है क्या हमारा? क्या तुम हमको पराया समझती हो? भारती, हमारी खुश नसीबी होगी अगर तुम हमारे साथ। नहीं अमर, हम तुम्हारे लायक नहीं है। तुम्हारे क्या, हम तो किसी के भी लायक नहीं है। क्या तुम हमको अपने लायक समझती हो? पागल मत बनो अमर, तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते हो, फिर भी हमें बीवी बनाना चाहते हैं तुमको। तुम जो भी हो, जैसी भी हो, अपना बनाना चाहते हैं तुमको। पर अमर, हम खुद को छोटा मत समझो भारती, बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखते हैं कैसे किसी की हिम्मत होती है तुमको हाथ लगाए। अकेली हो ना? कोई आने वाला तो नहीं? भारती, दरवाजा बंद कर ले, हम अंदर जा रहे हैं।
तैयार है हम, आ जाओ। अमर के साथ भागकर शादी करने के अलावा भारती के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। माता पिता के घर के दरवाजे तो उसके लिए पहले से ही बंद हो चुके थे। उसकी माँ ने उसे जिस मौसा मौसी के यहाँ भेजा था, वहां भी उसका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा था। भारती अब तक बहुत बुरे दौर से गुजरी थी, लेकिन अमर के उसकी जिंदगी में आने के बाद जो आशा की किरण वो अपने भविष्य में देख रही थी, क्या वो किरण उसके इस अंधेरे को मिटा पाएगी या फिर इसमें भी कोई ग्रहण लगने वाला था? अब हमारा बेटा और हमारी बेटी हम लोग मेला देखने गए थे। जब वहां से वापस आए तो देखा घर में ही हादसा हो गया। वो भी हमारे साथ आने वाले थे। तो फिर आई क्यों नहीं? 7 बजे पानी आता तो पानी भरने लगी तो हमारा बेटा जिद करने लगा कि मेले में चलो। तो वो बोली कि तुम लोग जाओ, हम पानी भर के आते। कौन दुश्मनी किया है हमारा बीवी से साहब? ये माधवी का अपने पति के साथ कैसा रिश्ता था? सर, माधवी एक बड़ी सीधी सादी सी औरत थी, एकदम पतिव्रता। जैसे उसके पति बोलते वो वैसा ही करती थी। अच्छा सुनिए, वो कुछ पैसे चाहिए थे घर खर्च के लिए। हेलो। लेकिन ये तो कम पड़ेंगे, देव की फीस भी देनी है। अरे थोड़ा कम खा लेना, बचत करना सीख। आपकी दवाई भी तो लानी है। बस अब और मत मांगना। सब 4 दीवारी के अंदर क्या होता था वो तो पता नहीं, पर जैसा रिश्ता हर पति पत्नी के बीच में होता है वैसा ही उनका भी था। 4 सदस्य हैं। फिलहाल तो हम 4 ही हैं सर। फिलहाल से मतलब? हमारी एक बड़ी बेटी भी है जो राजनपुरा गांव में अपने मौसा मौसी के पास रहती है। तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहती? उसका तबीयत ठीक नहीं रहता है साहब, तो डॉक्टर बोला है कि हवा पानी बदली होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगी। हुआ क्या है उसे? डिप्रेशन का तो पता नहीं, लेकिन उसे प्यार का रोग लगा था। मतलब? वो किसी लफंगे से प्यार करती थी, तभी तो उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। किसके साथ मुंह मार रखा तूने? अपने साथ हमें भी किसी को शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तेरी वजह से हमारी शादी टूट गई। अब तुझे एक पल बर्दाश्त नहीं कर, निकल यहाँ से। राजनपुरा पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि भारती वाकई अपने मौसा मौसी के साथ रहती है या नहीं, और अगर हाँ तो आज वो वहाँ थी या नहीं। यस सर। अच्छा, ये भारती के अपने घर वालों से कैसे संबंध थे? वो सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे भाई देव से करती थी। उसके साथ खेलना, स्कूल छोड़ना, लाना, माँ की तरह ख्याल रखती थी उसका। दीदी जल्दी आओ, मैंने सारे सूखे हुए कपड़े निकाल लिए। देव! लेकिन जब से वो प्यार में पड़ी, भारती ने अपने भाई देव पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। दीदी हमारी स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है, आप हमें पेड़ बनाना सिखाओगे? दीदी हमें बलून चाहिए। दीदी सुनो ना। अरे पागल है क्या तू? बच्चे को संभाल नहीं सकती ढंग से? कितनी मार गए तुझे? हाथ पकड़ के चलना चाहिए। चल। लेकिन प्यार में इतनी बावली हो गई थी कि अपनी सूझबूझ खो बैठी। जिसे जान से ज्यादा चाहती थी, उसी भाई देव पे ही हाथ उठा दिया। कौन था वो लड़का जिसके प्यार में वो इतनी बावली हो गई थी? वो तो हमें नहीं पता साहब। भारती को जब घर से निकाला जा रहा था तब उसकी माँ का रवैया कैसा था? वो बड़ी उदास थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। घर की बेटी जब ऐसी हरकत करे तो घर वाले उसे तमाशा नहीं बनाते हैं, लेकिन भारती के घर वालों ने तो सारे आम उसे घर से बाहर निकाल दिया, सिवाय छोटे भाई देव के। सब उसे जलील कर रहे थे। भारती की माँ भी? उसने तो चुप्पी साध रखी थी, लेकिन माँ होने के नाते उसे अपने पति और काजल को रोकना तो चाहिए था ना। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा माधवी को? अब भारती तो बच्चेलन थी ही और अपनी माँ से नाराज भी थी। हो सकता है गुस्से में आके उसने अपनी माँ को मार दिया। जो लड़की अपने अय्याशी में गर्भवती होकर भ्रूण हत्या करवा सकती है, वो लड़की सती सावित्री तो नहीं होगी क्या? भारती प्रेग्नेंट भी थी? हाँ साहब, सुना था। इसी वजह से उसकी बहन का रिश्ता टूट गया था। बहन कौन? ये काजल? हाँ। भारती के नाम से भी नफरत है हमें। पता नहीं किस किस के साथ सोती थी वो, और उसकी वजह से हमारी शादी भी टूटी। क्या तुम जानती हो भारती का किस लड़के से अफेयर था? हमें नहीं पता,
लेकिन इतना पता है कि वो कोई एक नहीं होगा, बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की थी वो। अच्छा, तुम्हारा अपनी माँ के साथ कैसा रिश्ता था? कैसा मतलब? जैसा हर माँ का बेटी के साथ होता है वैसा ही रिश्ता था। और तुम्हारा माँ का भारती के साथ? मेरा मतलब है, जब भारती को घर से निकाला गया तब उसने इस बात का विरोध नहीं किया? आखिर एक माँ थी वो। और उसने जो किया वो कोई माँ कैसे बर्दाश्त करती? माँ बहुत दुखी थी भारती से, जिसकी वजह से हमारी शादी टूटी। वो उसे इस घर में कैसे रहने देती? तुम्हारी माँ और पिता का आपस में कैसा रिश्ता था? पति पत्नी थे वो। मेरा मतलब है, कभी उनके बीच कोई झगड़ा हुआ या मारपीट? मोहल्ले वालों का कहना है कि तुम्हारे पिता को शराब की लत है। इस मोहल्ले में बहुत से लोग पीते हैं, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं पापा वैसे बिल्कुल नहीं। काजल, तुम्हारी माँ की हत्या हुई है और ऐसे केसेस में शक के दायरे में अक्सर पति होते हैं। क्या तुम्हें अपने पिता पर शक है? नहीं, वो नहीं मार सकते माँ को। अच्छा, भारती के अफेयर के बारे में पता चलने से पहले उसका बर्ताव कैसा था? वो हमेशा अच्छा होने का दिखावा करती थी। देव और उसकी बहुत पटती थी। पर तुमसे नहीं पटती थी। हमने कहा ना, वो अच्छा होने का दिखावा करती थी। और वैसे भी अब इस बारे में बात करके क्या फायदा? सब हमारा गलती है साहब। हमको माधवी को अपने साथ मेले में लेके जाना चाहिए था। हम उसको काहे को रुकने दिए? बहुत अच्छी थी हमारी बीवी। रोज हमको नीम अदरक का काढ़ा बना के देती थी। हम कौन संभालेगा हमको? हमसे ये बात क्यों छुपाई कि भारती का किसी से अफेयर था, और यहाँ तक कि भारती को अबॉर्शन कराना पड़ा था, और उसी वजह से तूने उसे घर से निकाल दिया था। तूने हमसे क्या कहा? भारती डिप्रेशन की मरीज है। कौन मुंह से आपको ये सब बातें बताते साहब? हमारा तो शर्म से मर जाने को मन करता है जब ये सब बात याद आती है। लेकिन तू नहीं मरा ना, तेरी बीवी मरी है। और क्या क्या छिपाया हमसे? नहीं साहब, और कुछ भी नहीं छिपाया है। बेटियों के बाप है सर, उनकी बदनामी हमारी बदनामी है। क्या कहते हैं आपको कि हमारी एक बेटी का चरित्र खराब है, जिसकी वजह से दूसरे के रिश्ते टूट गए। बेटियों का बाप है तो बड़ी बेटी से पहले छोटी बेटी की शादी करने क्यों निकला था? क्या नफरत पाल के बैठा था भारती के लिए? बाप को बेटी से कैसी नफरत? उसने जो किया सो किया, लेकिन एक बाप की आत्मा कैसे गवाही देगी कि एक बेटी को सरेआम घर से निकाल दे? इसी वजह से तेरी बीवी तुझसे गुस्सा थी ना। तूने उसे जान से मार दिया और अब हमारे सामने नौटंकी कर रहा है। हम नौटंकी नहीं कर रहे, हमने नहीं मारा माधवी को। हम तो उससे बहुत प्यार करते थे। वो भारती तो हमारी जान थी। हम काजल से पहले भारती की शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके कुंडले में कोई दोस्त था जिसकी वजह से उसका रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा था। और जब काजल का रिश्ता आया तो हमने हाँ कर दी। काजल की ससुराल वालों से हमें भारती के अबॉर्शन के बारे में पता चला और इसीलिए उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। हम नहीं चाहते थे ये बातें सबके सामने आए, और ऐसी बात कहाँ छुपा दिया साहब? हमारी बहुत बदनामी हुई, बहुत बदनामी हुई है सर। मैंने कंफर्म किया है कि सारथी देव और काजल के साथ मेले में 6:30 बजे एंट्री गेट से एंटर हुए और तीनों एक साथ 8:30 बजे एग्जिट गेट से बाहर निकले। सर, अगर सारथी और काजल ने माधवी को नहीं मारा तो क्या भारती ने? भारती की शादी से पहले काजल की शादी तय होने की वजह थी भारती का कुंडली दोष, या फिर उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि भारती की शादी उस लड़के से हो। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर माधवी को मार दिया हो? उसके पड़ोसी का भी यही कहना था। अगर ऐसा है अरविंद, तो फिर वो बॉयफ्रेंड है कौन? और क्या वाकई राजनपुरा में भारती अपने मौसा मौसी के साथ रहती है या किसी और के साथ? हेलो, ओके सर, भारती राजनपुरा में ही रहती है। आज सुबह से वो वहीं पे है और आज वो शादी भी कर रही है। पता लगाओ किस लड़के से शादी कर रही है। क्या ये लड़का वही है जिसने उसे प्रेग्नेंट किया या फिर कोई और? सर, अरे सुशील नहीं दिखाई दे रहा, उसे बुलाया नहीं क्या? अरे अमन ने उसे हनीमून के अरेंजमेंट के लिए भेजा होगा। अरे भाऊजी को छोड़ के कहाँ जा रहा है? आ जाएगा, सुस्तू लगी होगी।
यार अभी तक नहीं आया। फेरों का समय हो गया है, वर को बुलाइए। जी पंडित जी वो आ रहे हैं। गठबंधन बांधो पंडित जी, बड़ा चंचल दूल्हा है हमारा। लो सुशील भी आ गया। अरे इतना ट्रैफिक में फंस गए थे यार। चलिए विवाह की विधि शुरू करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे। रुकिए पंडित जी, यह शादी नहीं हो सकती। हिम्मत कैसी हुई दूसरी जाति की लड़की के साथ शादी करने की, वो भी हमसे बिना पूछे? चल। अरे लेकिन ये कांड करने के लिए भेजा था तेरी माँ ने हमारे पास। मौसा जी रुकिए तो 2 मिनट, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ओ मजनू बर्बाद, तू जानता भी है इसकी असलियत क्या है? मौसा जी आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, बस 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। आओ आओ चलो। अरे पंडित जी चलो फटाफट शुरू कर दो। चलो बैठो बैठो। ये चलो क्या आ जाओ अपनी जगह पे। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे अमर जो है बहुत अच्छा लड़का है, वो तेरी भतीजी को हमेशा खुश रखेगा। जा बेटा बैठ, अपनी जगह पे बैठ। जा बेटा बैठ बैठ बैठ। पंडित जी शुरू कर दीजिए। तू कहाँ मंगल में अमंगल कर रही है, आ जा यहाँ पे। ओम स्वास्ति न इंद्रो वृद्धि शर्वा स्वास्ति न पुखा विश्ववेदा स्वास्ति अताव निष्णमी स्वास्ति न बृहस्पति दगातु। अरे ऐसा क्या मंत्र फूक दिया इस लड़के ने जो आप शादी अरे ज्यादा भवे ना चढ़ा, शादी के बाद तो ये दोनों हमारे घर ही रहेंगे, बगल वाले कमरे में। क्या? हाँ, हम अपनी बेटी की शादी काजल से करने वाले थे, लेकिन उसके बहन के शादी से पहले मां मरने का पता चला तो हमने रिश्ता तोड़ दिया। भारती के अबॉर्शन के बारे में आपको किसी ने बताया था? हमने खुद उसे अस्पताल से निकलते हुए देखा था। और अस्पताल में पता किया तो मालूम पड़ा कि भारती वहां बच्चा गिराने गई थी। बस हमने तो फैसला किया कि रिश्ता तोड़ देंगे। आप किस मुंह से बोल रहे कि रिश्ता ना तोड़े? हम नहीं करेंगे ये शादी। बहन जी हंगामा मत कीजिए बहन जी, बात अगर मोहल्ले में फैल गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम आपके आगे हाथ जोड़ते, हमारी एक बेटी की सजा दूसरी बेटी को मत दीजिए। अरे इज्जत की इतनी परवाह थी तो बेटी को रखना था घर में संभाल के। भारती ऐसी नहीं है, वो तो बहुत डब्बू किस्म की है, जरूर उस लड़के ने उसको फंसाया होगा। मगर हमने फंसने वाले, हम नहीं करेंगे शादी। चलो जी। बहन जी अगर हमारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता ना, तो हमने गलत क्या किया? आपने इस बात का बतंगड़ बना दिया। आपकी वजह से पूरे मोहल्ले को भारती के बारे में पता चल गया, और शायद इसी वजह से उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं। हमने कोई बतंगड़ नहीं बनाया, हमने हमारे रिश्तेदारों से ये कहा कि काजल की कुंडली में कोई दोष निकल आया, इसके लिए हमने रिश्ता तोड़ दिया। काजल के होने वाले ससुराल वाले इस 4 दीवारी के अंदर तुझे भारती के अबॉर्शन के बारे में बता के गए। तूने खुद उनसे कहा कि वो इसके बारे में किसी से कुछ न कहे। एक तरफ तू अपनी बेटी की करतूत दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता था, और दूसरी तरफ तूने सारे मोहल्ले के सामने चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। तेरे इस दोहरे रवैये के पीछे चक्कर क्या है, कुछ समझाएगा? मोहल्ले वालों को ये बात पापा की वजह से नहीं, हमारे गुस्से की वजह से पता चली थी। क्या देखती हो? हाँ? बहन जी हमारी भारती कहीं गिरी नहीं। चुप तेरी बहन है। बहन नहीं, डायन है डायन। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। अब आप सोच लीजिए, आपको इसको घर में रखना है या हमें? और उसके बाद मोहल्ले वालों को भारती के अबॉर्शन के बारे में पता चल गया। हाँ साहब,
हम बहुत मजबूर होके भारती को घर से निकाले। अगर आप उसे घर से नहीं निकालते तो उसका खून हो जाता हमारे हाथों। पता नहीं क्या क्या सहा हमने उसकी वजह से। सारी मुसीबतों की जड़ वही थी। अब आपको जो समझना है आप समझ लीजिए। माधवी के पति सारथी का बड़ी बेटी भारती के प्रति परायों जैसा बर्ताव, माधवी की छोटी बेटी काजल का गुस्सैल रवैया और भारती के चरित्र पर उठाए गए सवाल। माधवी के छोटे बेटे देव के अलावा परिवार के हर सदस्य की छवि पर सवालिया निशान थे। पुलिस को लग रहा था कि माधवी की हत्या एक पारिवारिक रंजिश का परिणाम है और इस रंजिश का एक अहम किरदार वो भी हो सकता था जिसने भारती को गर्भवती किया था। पर आखिर वो शख्स था कौन, जिसके बारे में ना तो भारती के पड़ोसी जानते थे और ना ही सारथी और काजल। और वहीं भारती और अमर की शादी में मौसा की रजामंदी भी कई सवाल खड़े कर रही थी। जिस आदमी ने भारती का शारीरिक शोषण करने की कोशिश की, उसी के घर में अमर और भारती किस वजह से रह रहे थे? अरे यार एक बात बता, मौसा मौसी कह रहे थे कि तेरी शादी नहीं हो सकती। ऐसा क्या जादू किया जो शादी भी हो गई और एक कमरा भी मिल गया? प्यार करने वाले को कभी कोई जुदा नहीं कर सकता है ना भाभी? हुआ कि नहीं? एक बात बताइए, आपने भारती की शादी उस लफंगे से क्यों होने दी? शादी तो हुई, ऊपर से अपना कमरा भी उसे दे दिया। तो आपकी वजह से ना इतने सारे लोगों का खाना हम अकेले को बनाने पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आज की तो बात है, कल से भारती भी तुम्हारा हाथ बताएगी डॉक्टर में। कल तक तो आप उससे जलते थे, आज इतने मेहरबान क्यों है? मेहरबान नहीं, हमने सौदा किया है अमर से। कैसा सौदा? तुम छोड़ दो बात को। नहीं बताइए, कैसा सौदा? अरे यहाँ रहने खाने के पैसे देंगे वो हमें, अच्छा कमाता है, हम नुकसान में नहीं रहेंगे। अब देखो क्या तुम वाकई नहीं जानती कि आज तुम्हारी माँ की हत्या हुई है? आपने बताया तो पता चल गया। वैसे भी वहाँ पे हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, हमें कौन बताता। ये जानकर कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें जरा सा भी दुख नहीं हो रहा? उनकी मौत का मातम हमने उसी दिन मना लिया था जब उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। अब हम अपनी दूसरी जिंदगी जी रहे हैं अपने पति और मौसा मौसी के साथ। खुश है हम। हमें पता चला तुमने अबॉर्शन कराया था। कौन है वो लड़का जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया था? आप हमारी माँ से जाके पूछ लीजिए, उनको पता है कि लड़का कौन था। सीधा सीधा जवाब दो, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। अब हम भी उस दुनिया के नहीं रहे जिसमें हम अपनी माँ के साथ रहते थे। वो लड़का तुम्हारी जिंदगी में आया कैसे? वो हमारी जिंदगी में नहीं आया, हमारी माँ लेके आई उसको हमारी जिंदगी में। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो, क्या उसी लड़के ने तुम्हारी माँ को मारा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ढूंढो और अरेस्ट करो। भारती, चुप रहकर तुम अपनी माँ के हत्यारे को बचा रही हो या इस हत्या में तुम्हारा भी हाथ है? अगर आपको ऐसा लगता है तो अरेस्ट कर दीजिए हमें, डंडे बरसाओ हम पे, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। भारती, टिफिन दो, हमारा लेट हो रहा है। हाँ हाँ, ये लीजिए। जल्दी आइए। सावित्री,
आज खाने का डब्बा मत देना, आज हम दफ्तर नहीं जाएंगे। क्यों? ये तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? दवा खाने ले चलूं आपको? ना, थोड़ी देर सो जाएंगे, ठीक लगेगा। तुम जाओ, सत्संग जाओ तुम। अरे मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो बढ़िया है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए ना। आइए आइए ना। जी थोड़ा छोटा खिलाओ ना। चल बंद कर तू चूचू पेपे। पापा इसको संभालने के लिए आए रख लो, हमसे नहीं होगा ये सब। अरे हमको थोड़ा शांति से रहने दोगे तुम दोनों? दिमाग खराब कर रख दिया हमारा। और उसका ही के साफ परिचय तुझे समझ में नहीं किया कर दिया तूने। साफ परिचय नहीं किया, साफ परिचय नहीं किया, साफ कर। जी बोलिए। तुम्हारे पापा यहाँ हैं? वो यहाँ पे क्यों आएंगे? कल रात से वो अपने घर नहीं लौटे। तो हमें क्या पता उनकी आत्मा कहाँ भटक रही है। तुम्हारे पापा ने बिल्कुल तुम्हारा कांटेक्ट नहीं किया? हमारा कांटेक्ट उनके साथ उसी दिन खत्म हो गया था जब उन्होंने हमें उनके घर से निकाल दिया था। घर के बाकी के लोग कहाँ हैं? मौसी सत्संग में है, मौसा अपने दफ्तर गए हैं और अमर गराज में। सर मैंने सबकी एलाबाई चेक की। भारती, उसके मौसा मौसी और अमर कल से यहीं थे। ये भारती का हस्बैंड कौन से गैरेज में काम करता है? यही पास में सर। भारती से उसकी मुलाकात वाकई इसी शहर में हुई थी या कुछ पुराना याराना है? सर पूछताछ से तो यही सामने आया कि भारती के यहाँ आने के बाद दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी। हमें इनके रिश्तों को क्रॉस चेक करना होगा अरविंद, क्योंकि जब तक भारती को प्रेग्नेंट करने वाला और उसका अबॉर्शन करवाने वाला नहीं मिल जाता तब तक ना ही माधवी की हत्या का केस सॉल्व होगा और ना ही सारथी के गायब होने की वजह मिलेगी। ये माधवी की लैंडलाइन की डिटेल्स का क्या हुआ? आज आ जाएगी सर। तुम भारती के पिता के बारे में वाकई कुछ नहीं जानते? देखिए, ना ही हम उनसे कभी मिले हैं और ना ही कभी मिलना चाहते हैं, ताकि उन्हें भारती को घर से बेइज्जत करके निकाल दिए थे। भारती के अतीत के बारे में क्या जानते हो? सर देखिए, हम भारती का वर्तमान और हमको उसके अतीत से कोई मतलब नहीं। भारती के पहले बॉयफ्रेंड के बारे में तो जानते होंगे, और उसके अबॉर्शन के बारे में? भारती हमको सब कुछ बता दी थी और हम उससे बहुत प्यार करते हैं, और सब कुछ जानने के बाद ही हम उससे शादी की। जब सब कुछ जानते हो तो भारती के बॉयफ्रेंड का नाम भी जानते होंगे? नहीं, हम नहीं जानते। क्यों, भारती ने कभी बताया नहीं? सर देखिए, वो भारती की जिंदगी का काला अतीत है, और कभी हमारे साथ उसका सामना हो जाए ना तो हम उसका वहीं खून कर देंगे। सर इसीलिए वो हमको कभी उसका नाम नहीं बताया। सच्चाई जब सामने नहीं आ पाती है तो वो रहस्य बन जाती है, और रहस्यों को लगातार जानने की कोशिश कभी कभी कई भ्रांतियां भी पैदा कर देती है। भारती को गर्भवती बनाने वाला शख्स कौन था? क्या वो भारती को धोखा देने वाला कोई प्रेमी था या फिर कोई अपराधी जिसने भारती के साथ बलात्कार किया था? इस बात को लेकर पुलिस के मन में फिलहाल कई सवाल थे, लेकिन उस शख्स का खुलासा होना इस केस की एक अहम कड़ी था, जिसका पता लगाने में पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हो पाई थी, और ना ही ये पता लग पाया था कि माधवी की हत्या के बाद उसके पति सारथी के साथ क्या हुआ था।
हेलो सर, हमने सारथी के दफ्तर और उसके आसपास के सभी मोहल्ले में पूछताछ की, लेकिन सारथी के गायब होने का कोई क्लू हाथ नहीं लग रहा है। ओके। मौसा जी, बड़े जल्दी आ गए आप। क्या हुआ, थके थके से लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। बोलो, कुछ चाहिए? वो रोज रोज एक ही टाइप का खाना अच्छा नहीं लगता ना। तो टेस्ट बदल देते हैं। आप खाना बना रहे हैं? अरे हाँ, तू सत्संग गई थी, वो भारती अमर के साथ उनके कमरे में है। अब क्या है, नई नई शादी हुई है उनकी, तो सोचा उन्हें क्यों डिस्टर्ब करे। आपको हो क्या गया है आजकल? तू ये सब छोड़ दे, जा हाथ मुंह धो के आना, 5 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा। तुम भी थोड़ा खा लो ना। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है। अरे हम तुमको खुद खिलाते हैं अपने हाथों से। अरे नहीं नहीं थोड़ा सा खा लो। अमर, हम और कुछ खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। हमें नहीं चाहिए, आप खाइए, आप खाइए, खाओ ना। अमर, अब हम अपने छोटे भाई देव को भी यहाँ पे बुला ले। नहीं नहीं, अभी थोड़ा रुक जाओ, पहले दुबई वाला जो जॉब है वो कंफर्म हो जाए, फिर बुला लेना, ठीक है? आप खा लो। चौबीस घंटे हो गए, पापा अभी तक घर नहीं आए और आप उन्हें ढूंढ भी नहीं रहे। तुम अगर हमारी मदद कर सको तो हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। कैसी मदद? अच्छे से सोच के बताओ, तुम्हारे पापा कहाँ जा सकते हैं? आप ये सवाल हमसे कितनी बार पूछेंगे? हमने आपसे कहा ना, वो हम पे गुस्से में चिल्लाए और घर से निकल गए, बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। ठीक है, कुछ भी पता चलेगा तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। आप सब पुलिस वाले ऐसे ही बोलते हैं। चल। हम इस देव को और नहीं झेल सकते। अगर इतना सब कुछ करना ही है तो खुद के बच्चे के लिए करो ना, किसी और के बच्चे के लिए क्यों? देखो, हमने जो भी डिसाइड किया था वो करने का टाइम आ गया है, अब बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारथी ने अपनी बीवी की हत्या की हो और बार बार हमारे शक करने की वजह से भाग गया? अरविंद, ऐसा भी तो हो सकता है कि किलर सारथी को गायब करके हमें गुमराह करना चाहता हो, और ये भारती के बॉयफ्रेंड का भी कुछ पता नहीं चल रहा। इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसका मिलना बेहद जरूरी है। सर, ये माधवी के लैंडलाइन नंबर की कॉल डिटेल्स। माधवी के घर के लैंडलाइन से भारती के मौसा के घर लैंडलाइन पर भी फोन होता था और मौसा के मोबाइल पर भी, लेकिन मौसा के सिर्फ मोबाइल से माधवी के घर फोन होता था, लैंडलाइन से कभी नहीं। और भारती का ये कहना है कि वो अपने माँ या बाप किसी के कांटेक्ट में नहीं है। तो फिर ये मौसा फोन क्यों करता था और किससे बात करता था? भारती की माँ माधवी से या सारथी से? और सर, ये सारे फोन कॉल्स तब तक हुए हैं जब तक माधवी जिंदा थी। इन फोन कॉल्स का कनेक्शन माधवी की हत्या से जुड़ा हुआ है और शायद सारथी के अचानक गायब होने से भी। क्या मौसा और सारथी में कोई कनेक्शन था या मौसा और माधवी में? और भारती का अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ना बताना, ये क्या कनेक्शन? हमें आपसे पूछताछ करनी है। हमें जो कहना था हम कह चुके हैं, अब आप इनसे क्या जानना चाहते हैं? वही राज जो आप हमसे छिपा रही हैं। भारती के यहाँ आने के बाद आप उसके घर पे फोन करते थे, किससे बात करते थे? मौसा जी, अब आप सारे राज खोल ही दीजिए। जी, वो हम भारती की माँ से बात करते थे। किस सिलसिले में? देखिए, हम तो नौकरी पेशे वाले आदमी हैं, आमदनी कम है हमारी,
तो जब से भारती यहाँ रहने के लिए आई है तो उसका कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सारा बोझ जो है हम पे भारी पड़ रहा था। इसलिए हम कभी कभार भारती की माँ से पैसे उधार लिया करते थे। भारती की माँ वैसे दिल की बड़ी अच्छी थी, वो अपनी मर्जी से जितना पैसा देती थी उतना हम ले लेते थे। हमने पैसों के लिए कभी उसके ऊपर दबाव नहीं डाला, ना तो कभी उसे ब्लैकमेल किया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारी मौसा जी, इन्होंने तो हमें बेटी की तरह माना है, ये ब्लैकमेल क्यों करेंगे? हाँ, और माधवी जो हमें पैसे देती थी उसके बारे में सारथी को पता नहीं था। मतलब माधवी ने हमसे कहा था कि जो पैसे वो हमें दे रही है उसके बारे में सारथी को कभी पता ना चले। अरविंद, हमारे बिना पूछे ही मौसा ने ये साफ करने की कोशिश की कि वो माधवी को ब्लैकमेल नहीं करता था। और सर इनडायरेक्टली उसने ये बताने की भी कोशिश की कि अगर सारथी को पता चल जाता कि माधवी भारती के खर्चे के लिए पैसे देती थी तो वो माधवी से झगड़ता, शायद मार भी देता। भारती भी बढ़ चढ़ के अपने मौसा को सपोर्ट कर रही थी, जैसे मौसा भतीजी मिलके कोई खिचड़ी पका रहे हैं। काजल के पास चलो, देखते हैं वो इन फोन कॉल्स के बारे में क्या जानती है। बेल ऊपर रखी थी, लेकिन हमें जेल नहीं जाना। बेटा तुम्हें कोई जेल नहीं लेके जाएगा, तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी काजल दीदी कहाँ है। काजल अपना सामान गहने पैसे सब लेकर भागी है, पता करो कहाँ गई है और किसके साथ। सब दीदी किसी ने फोन पे बस स्टॉप आने के लिए बोल रही थी। हम तुम्हें बस अड्डे पर मिलते हैं, तुम टिकट लेके रेडी रहना। बेटा काजल दीदी ने किसको फोन किया था? वो तो हमें नहीं पता। बेटा घर पे मौसा जी का फोन आता था? हाँ आता था। और कौन उनसे बात करता था, माँ या पिताजी? माँ। मौसा जी पापा घर पे नहीं है, माँ है। माँ मौसा जी का फोन है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हाँ पर किसी को बोलना नहीं, जाओ जाओ। हेलो। उस दिन के बाद माँ हमें कभी फोन उठाने नहीं देती थी। बेटा तुम्हारे मौसा जी तुम्हारी माँ से मिलने भी आते थे? हाँ आते थे, और माँ भी उनसे मिलने जाती थी। देव बेटा किसी को बोलना नहीं कि हम तुम्हारे मौसा जी से मिलने आए थे, ठीक है? ठीक है माँ। भारती कैसी है? ठीक है। इतने से पैसे में तेरी बेटी को पालें, जितने मांगे थे उतने पूरे चाहिए, वरना आज क्या तेरी बेटी को घर से बाहर कर देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, अगले हफ्ते हम ज्यादा पैसे देंगे। बेटा जब अगली बार माँ मिली तो मौसा ने क्या बोला? उसके बाद माँ हमें अपने साथ कभी लेके नहीं गई। दीदी कहाँ भाग रही थी? हम क्यों भागेंगे, हम तो अपने दोस्त से मिलने गए थे। घर से सारे गहने और पैसे लेकर दोस्त से मिलने गई थी? कहीं अपनी माँ की तरह तूने अपने बाप को भी तो नहीं मार डाला? हमने किसी को नहीं मारा, हम तंग आ गए थे इस जिंदगी से, इसलिए घर छोड़ के जा रहे थे हमेशा हमेशा के लिए। कौन है वो लड़का? उदय नाम है हमारा, और हम काजल से प्यार करते हैं। कहीं ये वही लड़का तो नहीं जिसने भारती को भी अपने प्यार के जाल में फंसाया था? उदय सिर्फ हमारा है, भारती को तो वो जानता तक नहीं। हम सच कह रहे हैं साहब, भारती का हमने सिर्फ नाम सुना है, हम उससे कभी मिले नहीं। आप प्लीज भारती का नाम उदय के साथ मत जोड़ो, भारती किसी और ही लड़के के चक्कर में थी, और उदय हमारी लाइफ में हमारा रिश्ता टूटने के बाद आया। हाँ साहब, काजल और हम कुछ दिन पहले ही मिले थे, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुमने अपने माँ बाप को इस लड़के के बारे में बताया था? नहीं, और हम उन्हें बताते भी नहीं, हमने तो उदय के साथ पहले ही भागने का प्लान कर लिया था।
वो तो हमारी माँ को किसी ने मार दिया। और अगर उस वक्त हम भागते तो आपको यही लगता कि हमने उस औरत का खून किया है। वो औरत तुम्हारी माँ थी, उसके लिए तुम्हारे दिल में इज्जत हमें पहले भी नजर नहीं आई, लेकिन अब ये ऐसी भाषा सुन के साफ हो गया। बोल, क्या नफरत पाल रखी थी तूने अपनी माँ के लिए? वो हमारी माँ नहीं थी, वो सिर्फ भारती की माँ थी। उस विधवा औरत ने हमारे पापा को फंसाकर उनसे शादी की। हाँ, हमने जन्म उनके पेट से लिया था, लेकिन वो सौतेली थी। और अगर वो हमें अपनी बेटी मानती तो उस बच्चलन भारती के लिए हमारी शादी के गहने नहीं बेचती। जब हमने इस बारे में पापा को बताया तो उसने खुद का बोला कि वो हमारे गहने बेचकर भारती के पास पैसे भिजवा रही थी। तेरी हिम्मत कैसे ही काजल गहने बेचने की? फिर इन दोनों के बीच में मारपीट हुई। उस वक्त पापा ने हमें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और थोड़ी देर बाद हमने सुना कि वो औरत अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा हमारे पापा पर ही चिल्ला रही थी। इतने दिन हम चुप रहे, लेकिन अब नहीं। अगर आप भारती के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो तेरा बाप उस बेचारी पर जुल्म करता था और तू खुद एक लड़की होने के बावजूद ये सब देखकर मजे लेती थी। माना भारती तेरी सौतेली थी, लेकिन तेरी माँ ने तो तुझे खुद अपनी कोख से जना था। शर्म आनी चाहिए तुझ जैसी बेटी को। सिर्फ तेरा बाप ही नहीं, तू भी माधवी की दुश्मन है। तुम दोनों ने मिलकर उसे मारा है। नहीं, ये सब झूठ है। अगर ये झूठ है तो अब तक हमसे ये सब छुपाया क्यों? सर, हम डर गए थे। अगर हम आपको ये सब पहले बता देते तो आपको लगता कि हमने नफरत में आके उस औरत का खून किया है। तूने नहीं तो तेरे बाप ने उसे मारा होगा। नहीं सर, मर्डर होने से पहले हम उसे सही सलामत छोड़ के गए थे मेला घूमने के लिए, और जब वापस आए तो वो मरी पड़ी थी। और मेले में पूरे टाइम पापा हमारे साथ ही थे। आप चाहो तो देव को पूछ लो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच को छिपाने वालों के झूठ जब सामने आते हैं तो उनकी भूमिका पर सवालिया निशान खड़े हो जाना स्वाभाविक है। यह तो साफ था कि भारती को घर से निकाल देना एक बाप के सौतेले रवैये का ही नतीजा था, और अपनी बेटी के साथ हुई ज्यादती की खिलाफत करके माधवी भी काजल के अशिष्टाचार और सारथी के अत्याचार का शिकार बनी थी। सारथी ने माधवी के साथ क्या ज्यादतियां की होंगी ये काजल से ज्यादा भारती ही जानती होगी, लेकिन उसने तो पुलिस के सामने अपने पिता के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला था। सारथी के खिलाफ चुप्पी साध देना क्या भारती की उन कड़वाहटों को भुलाने की एक कोशिश थी, या फिर वो भी सच छुपाकर किसी झूठ का साथ दे रही थी? सारथी का अचानक गायब होना माधवी हत्याकांड का वो राज था जिसका खुलासा इस केस को और भी सनसनीखेज बना देने वाला था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारथी ने किसी को हायर किया हो माधवी का मर्डर करने के लिए, और हमें गुमराह करने के लिए उसने मेले में काजल और देव के साथ अपनी एलाबाई बना ली? कहीं वो उदय तो नहीं जिसके साथ काजल भाग रही थी? इस उदय और काजल को रिमांड पे लो, ओगलवाओ सच क्या है, और सारथी को ढूंढने में तेजी बढ़ाओ। सर, 2 दिन में पूरा शहर छान मारा, ना ही उसे किसी ने कहीं जाते हुए देखा है और ना ही उसके कहीं छुपे होने का क्लू हाथ लगा। अरविंद, जो तस्वीर सारथी की बनती हुई नजर आ रही है उससे ये लगता है कि वो एक नंबर का शराबी और लिच्चड़ आदमी था। ऐसे लोग अक्सर वेश्याखानों पर भी जाया करते हैं। उसको आम शहरियों में ढूंढने की बजाय ऐसे अड्डों पे ढूंढना चाहिए जहां जाने की उसकी फितरत नजर आ रही है। हाँ साहब, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है साहब, ये तो रोज ही यहाँ पे आता है। 2 रात पहले भी आया था? हाँ साहब, आया था। क्या हुआ सेठ, चेहरा क्यों उतरा है तुम्हारा? हमारी बीवी मर गई है आज, उसी फूंक क्या है अभी? अरे उसके अरमानों को फूंक के तो तुम रोज इधर आते हो, उसमें नया क्या है? डॉली कहाँ है, बुलाओ। डॉली को बुखार है, आज तुम कोई और ले जाओ। अरे तुमको तो मालूम है ना कि डॉली के अलावा। डॉली नहीं है, मौली है। देखो क्या कड़क माल है, हम तुम्हें डिस्काउंट भी दे देंगे। फिर वो चला गया साहब। कहाँ गया? घर ही गया होगा।
वो यहाँ आता कैसे था? मेरा मतलब स्कूटर, साइकिल, ऑटो। साहब वो चलकर ही यहाँ आता था और चलकर ही जाता था साहब। सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है। 2 किलोमीटर? सारथी बस स्टॉप तक पैदल जाता था? सर सारथी दारू पिया हुआ था। हाईवे है, एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं सर। हाईवे पे इनका एक्सीडेंट हुआ था। इसको होश कब तक आएगा? बता नहीं सकते, इनकी हालत बहुत खराब है। कहते हैं खराब मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और सारथी का चरित्र इसका जीता जागता उदाहरण बन के सामने आने वाला था। लेकिन भारती जो उदाहरण पेश करना चाहती थी वो भी एक योजनाबद्ध अपराध की विफलता का साक्षी बनने वाला था। अरे आ रहे हैं, इतनी क्या जल्दी? आ रहे। अरे भारती हमरा दुबई में नौकरी लग गया है। क्या? और जैसे फिजिकल फिटनेस का रिपोर्ट आ जाएगा जॉब कंफर्म हो जाएगा। अरे आपको तो बुखार है। अरे कुछ नहीं, अब सुनो मेरी बात, अब तो अपने भाई देव को बुला लेना, हम तीनों एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वो भी कहाँ? दुबई में। हाँ लेकिन बुखार में आपने टेस्ट करा दिया, अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा वैसा। कुछ नहीं होगा, मामूली सा बुखार है भारती। सब तुम जाओ चाय बनाओ, हम चेंज करके आते हैं। मौसा जी, ये लो अमर, काढ़ा पी लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे। एक बात कहें तुमको, तुम्हारा ही काढ़ा ना गले से नहीं उतरता है। जिद मत करो अमर, चुपचाप पी लो। पियो पियो, चलो खत्म कर लो। अरे सुनो तो, तुमको लगता है कि काढ़ा पी के हम ठीक हो जाएंगे? हमको तो लगता है कि और बीमार पड़ जाएंगे। अरे अरे गुस्सा काहे हो रही हो? मजाक कर रहे थे खाली। देखो देखो पी रहे हैं, देखो। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, बेच रहे हैं इस घर को। ये देव का बैग है। अगर तुम सोच रहे हो कि हम इस घर में तुम्हें हिस्सा देंगे तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। अगर पापा HIV पॉजिटिव नहीं होते तो एक बार के लिए मैं सोच भी लेते, लेकिन पापा के इलाज के लिए हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। पापा HIV पॉजिटिव? अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से।
तुम दोनों को तो 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे घर में। और कान खोल के सुन लो, ये घर है हमारा, कोई वैशालय नहीं है। क्या बोला तू? हमें वैसे बुलाता है? हमें वैसे बुलाता है? तू क्या है? हाँ? बता तू क्या है? ये लड़की क्या बकवास कर रही है तू? इस लड़के को एड्स है, हमें अच्छे से पता है कि तूने क्या क्या गुल खिलाए हैं। तेरी पति ने क्या क्या गुल खिलाई वो तुझे नहीं पता? गुस्से में बहुत कुछ सुनाई दिया ना मैंने तुम्हें। रो मत। अरे हम समझते हैं भारती, लेकिन अब हम तुम्हारे मौसा नहीं है, तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ, वादा करते हैं सब पे भारी पड़ेंगे। आओ एक बार आजमा के तो देख लो। अरे तुम जल्दी आ गई? अरे वो हम चंदे के लिए पैसे लेना भूल गए। जाओ ले लो। खुद को छोटा मत समझो भारती, बस एक बार हाँ बोल दो, फिर देखते हैं कैसे किसी की हिम्मत होती है तुमको हाथ लगाए। तुम हमारा प्लान सुनो। कैसा प्लान? मौसा जी, वो मौसी जी घर पे नहीं है, वो 2 घंटे बाद ही आएंगी। अरे वाह, कुआं खुद पैसे को बुला रहे। हमें पता था, लिफाफा कुछ और है और अंदर सामान कुछ और। तो बताइए मौसा जी, आप हमारी और भारती की शादी में बाधा डालना बंद करेंगे कि हम ये सारा फोटो दिखा दें मौसी जी को? ना बेटा, वो कर ले, भारती से शादी कर ले। तब जब आप मान ही गए हैं तो अपनी भतीजी को शगुन भी दे दीजिए। शगुन? अरे वही आपके घर का दूसरा वाला कमरा। अरे मौसा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप। चलो बढ़िया है। वैसे भी नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए ना। आइए। मौसा जी, साथ में डालो ना वो भी। चलो चलो। हम नहीं करेंगे तो हम सबको ये दिखा दे। करो करो करो। हम मानते हैं कि हमने तुझे ब्लैकमेल किया था, लेकिन उस रात जो तू हमारे साथ करने वाला था वो क्या था? हमें वैसा बुलाता है? अब बता अपनी बीवी को, बता ना। अमर, अब हम कैसे प्रायश्चित करेंगे? बताओ ना, हम प्रायश्चित कैसे करेंगे? भारती, अमर, तुम दोनों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। हमें पता चल गया है कि सारथी के बाद अमर को भी एड्स है और हमने पता लगा लिया है कि तुम दोनों ने क्या किया है। और मौसा जी, आप भी, इन दोनों ने आपको ब्लैकमेल किया, लेकिन तूने भी तो भारती को मोलेस्ट किया है। ले चलो इसे। माफ करना अमर, इनको बहुत कुछ पहले ही पता चल गया था, इसलिए हमको सब कुछ बताना पड़ा। झूठ मत बोल,
बोल अमर शादी वाले दिन कहाँ गया था? बोल। ठीक है, ये पहन लो। यार हमको कोई पहचान लेगा तो हम कुछ ही करेंगे। डरो मत, कुछ नहीं होगा। पर तू आएगा कब? देखो, अगर हमको आने में देर हो जाए तुम शादी शुरू कर लेना, ठीक है ना? एक बात सुन लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। चलो हम निकलते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना। तो तू वहां से माधवी को मारने के लिए निकला? नहीं सर, हम माधवी के पति सारथी को मारना चाहते थे। देखो, हम यहाँ तुमको मारने के लिए नहीं आए, उस कमीना को मारने के लिए आए। पता कहाँ है? उन्हें मत मारना। कहाँ है? हम उसको मार देंगे तो तुम फिर से बेसहारा हो जाओगी ना, इसीलिए बचाना चाहती हो उसको। तुम्हारे इसी स्वार्थ के चक्कर में तुम्हारा बेटी का जिंदगी नरक बन गया। वो रोज रोज घुटती रही और तुम उसको नरक की आग में झोंकती रही। कायर कहीं की। हाँ, हम है कायर औरत। हमारा दिल जानता है कि हमने क्या क्या सहा। भारती 5 साल की थी जब उसका पहला बाप इस दुनिया को छोड़ के चला गया, हमें विधवा करके चला गया। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, किसके आगे झोली में लाते। इस दुनिया में अकेली विधवा को नोश खाने के लिए हजारों भेड़ी है। सारथी ने तो हमसे शादी की, हमें छत दी, हमें सहारा दिया। तुम अभी भी उस कमीना का एहसान मान रही हो? हम जानते हैं उसने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर हम उसका विरोध करते तो बाहर भी तो ठोकरें ही मिलती। इसलिए उसका अत्याचार सहने में ही हमने भलाई समझी। तो तू अपना मजबूरी अपना बेटी के ऊपर थोपती हैं? कैसन माँ हो तुम? तुम तो इस माँ का दर्द समझ ही नहीं सकते। यही रोना रो रो के तो अपना बेटी का मुस्कान छीन ली, तो उसी समय मार देना चाहिए था वो कमीना। लेकिन तुम नहीं मारी ना, वो काम करने के लिए आज हम यहाँ हैं। बताओ तुम्हारा पति कहाँ है? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें मत मारना। तुम अभी भी उस कमीना को बचाना चाहती हो? तू है तुम जैसी माँ पे। बता कहाँ पे? बता। नहीं। बता कहाँ पे? मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। बता। बता। नहीं। नहीं बताएगी? नहीं। बता, बोल रहे हैं ना? नहीं। नहीं बताओगी कहाँ है वो? नहीं। नहीं बताएगी? सर, हम उनको मारना नहीं चाहते थे, वो एक हादसा था। लेकिन हम सारथी को जरूर मारना चाहते थे, काहे कि वो अपनी भारती को बहुत तकलीफ दिया था। हम उसको मारने का कोशिश भी की, लेकिन पता नहीं कमीना किस मिट्टी का बना था, बच गए। सर, हम जो भी किए, भले उसमें भारती की माँ की जान चली गई, लेकिन उनको भी तो एक न एक दिन मरना ही था, हमारी तरह। हमको एक बात का हमेशा पछतावा रहेगा कि हम भारती की जिंदगी में पहले क्यों नहीं है। हम उसको हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, सब खत्म हो गया। पछतावा तो हमें रहेगा कि हमने क्यों वो सपने देखे जो अमर ने हमें दिखाए। हमारी जिंदगी तो हमेशा से ऐसी ही थी, तो फिर हमने क्यों साहस किया अमर से शादी करने का। जी लेते हम अपनी जिंदगी जिस हाल पे हमारे बाप ने हमें छोड़ दिया था। 16 साल की उम्र से सहे तो रहे थे हम।
तक रोती रहोगी? हम जैसी औरतों के ना आंसू की कोई कीमत होती है ना शरीर की। अरे गनीमत समझ, उसने समाज में हमें इज्जत दे रखी है। अगर वो नहीं होता ना तो आज हम बाजारू होते, और शायद तुम भी। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों में? नहीं, कुछ भी तो नहीं। शायद वो जानता था कि वो HIV पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी उसने ना ही हमारी माँ को छोड़ा और ना ही हमें। और हमारी बदनसीबी तो ये है कि उसकी दी हुई निशानी अमर को। भारती, तुमने जो सहा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि तुमने न जाने क्या क्या सहा होगा। उस वक्त अगर तुम या तुम्हारी माँ अगर हमारे पास आने का साहस करते तो आज तुम्हें ऐसे पछताना नहीं पड़ता। तुम्हारे बाप और मौसा ने जो तुम्हारे साथ किया वो अपराध माफी के काबिल नहीं है, लेकिन तुमने और अमर ने जो रास्ता चुना वो भी गलत था। हमसे जाने अनजाने में कई भूल हो जाती है। हमें अक्सर हिंसा का बदला हिंसा से और गाली का बदला गाली से लेना ठीक लगता है। जहाँ पे हमें आवाज उठानी चाहिए वहाँ हम खामोश हो जाते हैं, और जहाँ हमें कदम से कदम मिला के साथ में चलने की जरूरत होती है वहाँ हम रुक जाते हैं। हम मानते हैं कि गलतियां करना इंसान की आदत होती है, पर हमें एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि अपनी ये गलतियां बार बार दोहरा के क्या हम अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं, क्या नहीं। अब हम शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, पर इस दुनिया से जाते जाते ये जरूर सीखने की कोशिश करेंगे। ये देखो, अरे सूरज सिर पे चढ़ गया है और आप अभी तक अखबार पढ़ रहे हैं। एक काम कहा था ना आपको। अरे रुको जरा, अखबार पढ़ने दो। घर का अखबार पढ़ लिया हो तो पड़ोसियों से लाके दूसरे अखबार भी पढ़ लीजिए। अरे एक ही काम कहा था, सब्जी ले आओ। घर में सब्जी नहीं है, रात की तैयारी कैसे करूंगी? सब्जी ले आया हूँ, किचन में रखी है। देखो, तुम्हारे हाथ में तो दी थी। मेरे हाथ में? हाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, उठिए तो सही। दिवाली का दिन है, कितने सारे काम करने। अब चलिए इसको बंद करिए। अरे माँ, कब से नीचे ढूंढ रहा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हुए हो। चलिए माँ, मैं चलता हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आज दिवाली का दिन है, छुट्टी है। आज कौन सा कॉलेज खुला है? माँ आप चलिए मेरे साथ नीचे। अरे कहाँ लिए जा रहा है मुझे? अरे माँ आप आइए तो, मेरी प्यारी माँ। आप इतना परेशान मत हुआ करें, सारे काम हो जाएंगे। आप बैठिए। हैप्पी दिवाली माँ। पर हैप्पी दिवाली। माँ दिवाली पिछले हफ्ते थी। अच्छा वो सब्जियां मैंने फ्रिज में रख दी हैं, आप चिंता मत कीजिएगा। तो कुछ भी याद नहीं रहता, ना घर की सब्जियां, ना दिवाली का दिन। हम लोग हैं ना आपको रिमाइंड कराने के लिए। हाँ, और छोटी सी तो परेशानी है आपकी, भूल जाने की, कितने लोगों को होती है। आप बस अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अभी फिलहाल मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है तो जाना पड़ेगा। ख्याल रखिए। हाँ बोलो। विशाल, मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं एक्चुअली बाइक चला रहा था, सुनाई नहीं दिया। अच्छा मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, कैन वी टॉक लेटर प्लीज? बहाने मत बनाओ विशाल, आई नो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो।
मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, वो भी अभी। प्रीति देखो, तुम जो कहना चाहती हो वो हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तुम सच को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? कैसे कर लूँ मैं एक्सेप्ट? इतना आसान है एक्सेप्ट करना? देखो विशाल, आई एम फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। तुम एक बार तो मुझसे मिल सकते हो ना, आखिरी बार। ओके, कॉलेज के बाद मिलते हैं। सुनिए। हाँ बोलो। अरे मैंने कहा सुनिए। अरे बोलो ना, क्या बात है? रात के 10:30 बज रहे हैं, विशाल अभी तक घर नहीं आया। अरे बाबा आ जाएगा, ये जरूरी काम में फंस गया होगा। वो इतनी देर तक कभी बाहर नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो मुझे कॉल करके बताता है। किसी दोस्त का गया होगा, वही पढ़ रहा होगा साथ में। कॉल कर रही हूँ, उसका फोन भी तो बंद आ रहा है। तो बैटरी खत्म हो गई होगी। आपको ना किसी बात की चिंता नहीं होती, मैं यहाँ चिंता में घुली जा रही। देखिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उसके लिए टिफिन बनाया था, आज वो टिफिन भी नहीं लेकर के गया। अरे बाबा, वो टिफिन लेकर के गया है, मैंने देखा था सुबह उसको। आप आइए, मैं दिखाती हूँ आपको, आइए मेरे साथ। चलो आइए दिखाती हूँ। लगा लो, लेके गया है। देखिए। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। अरे बताया तो था आपको, कॉल कर रही हूँ, फोन बंद आ रहा है। ओह ठीक है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, आ जाएगा। तुम घबराओ नहीं, आ जाएगा। हाँ आओ, आ जाओ। सर, बॉडी के पास से ये चूड़ियां भी मिली हैं। इसके होंठों को देखो यादव, इसके होंठों पर लिपस्टिक के निशान है। मरने से पहले बहुत हाथापाई की गई है इसके साथ। इसका गला घोंट कर इसे मारा गया है। अपने इतने साल के करियर में ऐसा कई बार देखा है कि किसी लड़की ने किसी लड़के को मार दिया हो, पर जिस अग्रेसिवनेस से इसे मारा गया है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। सर, हो सकता है कि इसने किसी लड़की का रेप करने की कोशिश की हो, या ये भी हो सकता है कि किसी लड़की ने कुछ लड़कों की मदद से इसे मार दिया। पॉसिबिलिटीज हजारों हैं, और जब तक सच का पता नहीं चल जाता, हमें हर पॉसिबिलिटी पे काम करना होगा। यस सर। इसकी पॉकेट चेक करो। सर, ये रही इसकी आईडी। विशाल सिंह। इसके घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुला। ओके सर। विशाल अपनी प्रेमिका से मिलने गया था और फिर एकाएक मौत, और मौत भी ऐसी कि जिसे देखकर यह समझ पाना मुश्किल था कि आखिर जान लेने की सही वजह क्या हो सकती है। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि या तो विशाल लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और लड़की ने सेल्फ डिफेंस में उसे मार दिया, या फिर ये प्यार में रिजेक्ट होने का बदला था। पुलिस इस वक्त वारदात के एक सिरे पर खड़ी थी और सामने था रहस्यों की उलझी हुई गुत्थियों का अंबार। पुलिस ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा विशाल किसी मुसीबत में? नहीं नहीं शांति, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। यादव, इन्हें तुम ही इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। देखिए, आज हमें एक लड़के की बॉडी मिली है। उस बॉडी का चेहरा आपके बेटे के आईडी से मैच करता है। तुमने मुझे रिजेक्ट किया ना, गो टू हेल। आई डोंट नीड यू एनीमोर।
अभी अभी अपनी सेल्फी वाली पिक अपलोड की है। करेक्ट। बाय द वे, कैसी लग रही हूँ मैं? कम से कम एक लाइक तो कर दे। तुम्हें लगता है विशाल के बारे में नहीं पता है? विशाल बाय द वे, ही इज हिस्ट्री टू मी नाउ। अब मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, इसलिए उसकी बात मेरे सामने मत करो। विशाल की डेथ हो चुकी है, उसे किसी ने मार दिया है। सर, विशाल का सेल फोन, कुछ खास पता चला इससे? मैंने इस फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की है सर। विशाल को ज्यादातर कॉल्स उसके पेरेंट्स ने और उसके दोस्तों ने किया है, जबकि एक नंबर ऐसा भी है जिससे पिछले कुछ दिनों से हर रोज 20 से 25 कॉल्स आते थे। और वो नंबर किसी लड़की का है? हाँ सर, प्रीति वर्मा। इस नंबर से रिलेटेड और कोई खास बात? सर, प्रीति ने इतनी बार कॉल किया, लेकिन इसने केवल 2 या 3 कॉल्स ही रिसीव किए। यानी विशाल इस प्रीति को अवॉइड कर रहा था। जिस दिन विशाल का मर्डर हुआ उस दिन की सुबह ही विशाल ने प्रीति से लगभग 1 मिनट बात की है। और सर एक बात और, विशाल के फोन में प्रीति नाम के इस फोल्डर में ये सारी पिक्स मिली। सर 1 मिनट सर, एक फोटो पीछे से। ये तो वही स्कार्फ है जिससे विशाल को स्ट्रैंगुलेट किया गया था। जिस दिन विशाल का मर्डर हुआ उस दिन विशाल ने प्रीति का फोन उठाया और उनकी उस दिन बात भी हुई, लेकिन मर्डर के बाद इस नंबर से एक भी कॉल नहीं आया। एड्रेस पता करो इसका। सर, हमने प्रीति के नंबर से उसका एड्रेस भी निकाल लिया है। अब आगे की कहानी ये प्रीति ही बताएगी। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। प्रीति यहीं पे रहती है ना? हाँ जी। आप कौन है? मैं उसकी लैंडलॉर्ड हूँ। वो यहाँ पे पीजी में रहती है। ये इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है। रूम कौन सा है उसका? सर वो तो नहीं है इस वक्त घर पे। प्रीति, समीर। अंकल आंटी दोनों सदमे में। अंकल अंकल, मुझे अभी अभी विशाल के बारे में पता लगा। आप प्लीज मत रोइए, प्लीज अंकल। प्रीति, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों मारा तुमने विशाल को? क्या हुआ था उस दिन? जी सर, मैंने विशाल को तुमने कैसे मारा? और विशाल को किस करने से पहले तुमने उसका गला घोटा था या बाद में? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सीधा साधा सवाल कर रहा हूँ जिसका सीधा साधा जवाब चाहिए। विशाल को तुमने कैसे मारा? मैं विशाल को क्यों मारूंगी? मैं तो उससे प्यार करती थी। लेकिन विशाल तुमसे प्यार नहीं करता था। वो तुम्हें हर तरीके से अवॉइड कर रहा था, तुम्हारे कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा था और इसीलिए तुमने उसको मार दिया। आई नो कि वो मुझे अवॉइड कर रहा था। हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस थे सर। मैंने बहुत कोशिश की कि हमारे बीच के डिफरेंसेस कम हो जाएं। इनफैक्ट दिवाली के कुछ दिन पहले मैं उसके घर भी गई थी। अरे अरे प्रीति, क्या कर रही है? सब छोड़ दे। अरे देख, अभी और बहुत सारे काम पड़े घर में, रंगोली भी बनानी है। हाँ नीचे। अरे बस बस मम्मी, इस फैन के साथ साथ घर का सफाई मिशन भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हॉल में जाके रंगोली बना लेंगे। तेरे आने से मुझे कितनी सहूलियत हो गई है। देखना, प्रीति के आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। हाँ माँ। प्रीति तुम नीचे उतरो। माँ वो कुछ जरूरी काम था तो तुम हम लोग होके आते हैं थोड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ बस हम अभी आते हैं माँ। ठीक है? ठीक। बोलो, यहाँ क्यों लाए? क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरी माँ से मिलो भी कभी। विशाल, लेकिन ऐसा क्यों? प्लीज, इतना स्वीट बनकर किसको क्या दिखाना चाहती हो? किसको इम्प्रेस करना चाहती हो, मेरी माँ को या मुझे? तुमने ही कहा था ना विशाल कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के क्लोज आना चाहिए।
अब मैं वैसा कर रही हूँ तब भी तुम्हें प्रॉब्लम है। प्रीति 6 महीने पुरानी बात मत दोहराओ। वो तुम ही थी जिसे मेरे माँ बाप से इतनी परेशानी हुआ करती थी। मेरी माँ की भूलने की बीमारी को लेकर कितनी इंसल्टिंग बातें कही थी तुमने, और क्या कहा था मुझसे कि नौकरी लगने के बाद मैं उनको छोड़ दूं। मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं दोगे क्या प्लीज? प्रीति गलती सुधर सकती है, आदत बदल सकती है, लेकिन फितरत नहीं। गुस्सा और घमंड तुम्हारे बेसिक नेचर में। और कल को शादी के बाद अगर तुमने मेरे माँ बाप के साथ वो सब फिर से नहीं, उनका फिर क्या होगा? इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। आई प्रॉमिस मैं बदल के दिखाऊंगी। आई एम सॉरी बट अब इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। लेकिन क्यों विशाल? क्योंकि मेरी जिंदगी में अब कोई और आ चुकी है। कौन है वो लड़की? मुझे नहीं पता सर, बस मुझे इतना पता है कि उस दिन के बाद से विशाल ने मुझे पूरी तरह से अवॉइड करना शुरू कर दिया था। ये जो लड़की जिसके बारे में तुम बता रही हो, इसे विशाल के अलावा कोई और भी जानता है? हाँ, शायद समीर को पता होगा। ये समीर कौन है? समीर विशाल का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। हम समीर से पूछताछ करेंगे, लेकिन तब तक तुम पुलिस हिरासत में रहो। सर लेके जाओ। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैंने विशाल को नहीं मारा है। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम विशाल को कब से जानते हो? सर मैं और विशाल करीब 1 साल से अच्छे दोस्त थे। वो कुछ दिनों से परेशान था क्या? नहीं तो। ऐसा कैसे हो सकता है? गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के बाद तो कोई भी अपसेट रहेगा। नहीं, इनफैक्ट वो प्रीति से ब्रेकअप के बाद और भी कुछ रहने लगा था। उसकी किसी से फ्रेंडशिप हो गई थी। वो घंटों तक लैपटॉप पर बैठे उसी से चैटिंग करता था। किससे दोस्ती हो गई? ऐसा उसने कुछ बताया नहीं, पर कहता था कि सही वक्त आने पर खुद उससे इंट्रोड्यूस करवा देगा। प्रीति और विशाल के ब्रेकअप के बाद इन दोनों में तनातनी बढ़ गई थी। इसके बारे में कोई और जानकारी है तुम्हें? हाँ सर, 1 मिनट। ये देखिए, प्रीति ने कुछ दिन पहले विशाल को ये मैसेज किया था जो विशाल ने मुझे फॉरवर्ड किया। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो किसी और की भी नहीं होने दूंगी। ये मैसेज तुमने भेजा था ना? विशाल तुम्हारा नहीं हो सका तो तुमने उसे जान से मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो कितने टाइम से उसे मिली भी नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। जिस दिन उसका मर्डर हुआ था तुम्हारी और विशाल की फोन पे बात हुई थी, रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। दरअसल सर उस दिन हम लोग मिलने वाले थे। मैं कुछ बात करना चाहती थी उसे अपने रिलेशन के बारे में। और तुम लोग मिले, उसने तुम्हें छोड़ दिया और बदला लेने के लिए तुमने उसे जान से मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि उस दिन तो ये हुआ था कि तो जिस दिन विशाल का कत्ल हुआ उस दिन तुम मनवा भान टेकरी पर उसका इंतजार कर रहे थे। किसी ने तुम्हें देखा होगा वहां पर इंतजार करते हुए? जहां हम लोग मिलते थे वहां नॉर्मली बहुत कम लोग आते थे। वेरी कन्वीनियंट। तुमने इंटेंशनली एक ऐसी जगह चुनी जहां पर कोई आता जाता नहीं है। मुझे एक आइसोलेटेड जगह चाहिए थी। ये हमें विशाल की बॉडी से मिला। ये मर्डर वेपन है। इससे विशाल को स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया था। ये तुम्हारे ही है ना? देखो। हाँ, लेकिन ये तो एक मिनट में आती हूँ। प्रीति, क्या ढूंढ रही है? मेरा स्कार्फ पता नहीं मिल नहीं रहा। तुम लोगों ने देखा क्या? मेरा स्कार्फ यहाँ रखा था। एक और कन्वीनियंट स्टोरी। प्रीति, प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे पास मर्डर करने का मोटिव है। मर्डर लोकेशन पे ना होने का कोई एविडेंस नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। अब सिर्फ गुनाह कबूल करने की देरी है। तो बताओ, क्यों मारा तुमने विशाल को? सर, आई रियली लव्ड हिम अ लॉट। मैं क्यों मारूंगी उसको? अगर मैंने उसे मारा ही होता तो ये स्कार्फ क्यों छोड़ा होता मैंने वहां पे? प्यार, पैशन, मोहब्बत, ये इंसान से बड़े बड़े गुनाह करवाते हैं, लेकिन हर गुनहगार कोई ना कोई गलती जरूर करता है। वही गलती तुम भी कर बैठी प्रीति। पुलिस की नजर में प्रीति हर लिहाज से विशाल की मौत के लिए जिम्मेदार थी। हालात भी उसी की तरफ इशारा कर रहे थे।
लेकिन फिर भी प्रीति ने ही विशाल को मारा है, इस बात का कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। वो भी तब जब ये बात सामने आई कि विशाल की जिंदगी में प्रीति को छोड़ने के बाद भी कोई आया था। कौन था ये व्यक्ति? क्या इस व्यक्ति का विशाल की मौत से कोई संबंध था? जिस काफ से विशाल का गला घोटा गया था वो प्रीति का ही था, लेकिन प्रीति के अनुसार वो उसी रोज सुबह उस काफ को खो चुकी थी। इन सभी तथ्यों के पीछे कोई तो था। कौन था वो? शांति, अब ज्यादा मत सोचो, खाना शुरू करो। नहीं खाया जाता। देखो, अगर तुम नहीं खाओगी तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? अरे जीने की इच्छा ही किसे है? मेरी जिंदगी मेरी बेटी से थी, जब वो ही नहीं तो मैं किसके लिए जीऊं? शांति, शांति शांति, मैंने जो दवाइयां लिख करके दी हैं आपको शांति देवी को रेगुलरली देते रहिए। शांति, आप लेटे रहिए। हाँ, आपको आराम की जरूरत है। हाँ, आराम करो, आराम करो। क्या क्या हुआ था? कुछ नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हें खाली कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है, बस तुम खाती पीती रहो। अच्छा बाबा, ठीक है, सब खा लूंगी। लेकिन सुनो, ये ना चक्कर वाली बात विशाल को मत बताना, नहीं तो बहुत गुस्सा करेगा मेरे ऊपर। सर, दूसरी लड़की का नाम शीतल जैन है। मैंने साइबर सेल से विशाल के फ्रेंड्स बुक अकाउंट्स के सारे डिटेल्स निकलवा लिए हैं। और सर, इनके बीच के ये सारे कन्वर्सेशन पिछले 2 महीने के अंदर अंदर हुए। कुछ खास पता चला इससे? इन कन्वर्सेशन से साफ पता चल रहा है कि कैसे इनके दोस्ती से प्यार का सफर तय हुआ पिछले 2 महीने में। पहले फॉर्मल से फ्रेंड्स, फ्रेंड से गर्लफ्रेंड, मतलब टिपिकल यंगस्टर्स का रोमांस। नेचुरल प्रोसेस है। और सर, इन सारे कन्वर्सेशन में विशाल सिंह ने शीतल जैन से कम 10 बार मिन्नतें की हैं उससे मिलने के लिए, लेकिन शीतल जैन ने हर बार मना किया है। इसका मतलब विशाल इस लड़की से कभी नहीं मिल पाया था। यस सर, इससे तो यही लग रहा है। अब तो इस शीतल जैन से मिलना जरूरी हो गया। एक काम करो सर, इस शीतल जैन के फ्रेंड्स बुक, ईमेल्स और मोबाइल चैट्स सबके कंप्लीट डिटेल्स निकलवाओ। ओके सर। सर, ये शीतल जैन का फ्रेंड्स बुक अकाउंट है। ये उसकी कई सारी तस्वीरें भी अपलोड हैं। लेकिन सर, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस की है। इसकी फ्रेंड लिस्ट में एक ही फ्रेंड का नाम है, विशाल सिंह। ये तो बड़ी अजीब बात है। बड़ी अजीब लड़की होगी ये। सर, ये अकाउंट और फोटो अलग अलग साइबर कैफे से अपलोड किए गए हैं, इसलिए सर इसका आईपी एड्रेस पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी सर हम कोशिश करेंगे। तुमने नोटिस किया इनमें से कई तस्वीरों के पीछे मोती मस्जिद दिख रहा है। ये मोती मस्जिद ही है ना? यस सर। इसका मतलब वो लड़की मोती मस्जिद के आसपास कहीं रहती है। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मोती मस्जिद के आसपास के दुकानदारों और वहां पर चलने वाले लोगों को वो फोटो दिखाओ। इतना तो कंफर्म्ड है कि शीतल वहीं कहीं रहती है। उसे ढूंढने में हमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ओके सर। यादव, तुम उस तरफ पूछो, मैं इस तरफ पूछता हूँ। ओके सर, कम ऑन। इस लड़की को कहीं देखा है? हाँ सर, ये आती रहती है, दूसरे माले पे रहती है। फ्लैट नंबर 201 में रहती है सर। 201? जी सर। शीतल जैन? शीतल जैन? ये फोटो तुम्हारी है?
जी हाँ, लेकिन आपको कहाँ से मिली? तुमसे एक मर्डर केस के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? कैसी पूछताछ? ये देखिए, ये आप ही की तस्वीर है ना, जो यही ली गई है, जिसके बैकग्राउंड में मोती मस्जिद दिखता है। हाँ, लेकिन मैं आपसे कितनी दफा कह चुकी हूँ, मेरा नाम शीतल जैन नहीं है, मेरा नाम गौरी है, गौरी पाठक। ये अकाउंट आप ही का है ना? ये अकाउंट मेरा है ही नहीं, मैंने ऐसा अकाउंट कभी ओपन किया ही नहीं है। और विशाल नाम के लड़के से आपकी ये लंबी लंबी कन्वर्सेशन, ये प्यार भरे मैसेजेस जो आपके इस विशाल नाम के लड़के से हुए हैं। लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं किसी विशाल नाम के लड़के को नहीं जानती हूँ, और मैं भला इससे चैटिंग क्यों करूंगी? आई एम हैप्पीली मैरिड। मेरे हस्बैंड अभी कुछ ऑफिस के काम से बाहर गए, तो जैसे आएंगे आप उनसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, ये है मेरा आईडी प्रूफ, और ये है मेरा ओरिजिनल फ्रेंड्स बुक अकाउंट, जिसमें 884 फ्रेंड्स हैं, आप देख सकते हैं। हेलो, हाँ कुरैशी, मुझे अर्जेंटली एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। 2 नाम नोट करो, शीतल जैन, गौरी पाठक। इन दोनों नाम के फ्रेंड्स बुक अकाउंट की कंप्लीट डिटेल्स चाहिए मुझे। थैंक यू कुरैशी। विशाल नाम का कोई लड़का नहीं है, जबकि दोनों ही अकाउंट में तुम्हारी तस्वीर है, वो भी एक जैसी। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसने मेरे साथ इतना भद्दा मजाक किया है। हाँ कुरैशी। सर, शीतल जैन के फ्रेंड्स बुक अकाउंट में जो फोटो अपलोड हुआ है वो गौरी पाठक के कंप्यूटर से नहीं हुआ है, बल्कि सर हमने गौरी पाठक और शीतल जैन दोनों के अकाउंट में एक बहुत ही खास डिफरेंस नोटिस किया है। सर, जब भी गौरी पाठक ने कोई फोटो अपलोड किया है, ठीक उसके अगले ही दिन फेक अकाउंट में भी वही फोटो अपलोड हुआ है। इसका मतलब कोई बहुत क्लोजली इनके अकाउंट को फॉलो कर रहा है। ठीक है, थैंक यू कुरैशी। सब तस्वीरें सेम है, ये देख रहे हो? ओरिजिनल अकाउंट में जो फोटो है वही फेक अकाउंट में पहले यहां अपलोड की जाती, फिर इसमें। ठीक, गौरी जी, आपकी ये फोटो ओरिजिनल अकाउंट में नहीं है। इसका मतलब ये फोटो बिना ओरिजिनल अकाउंट से कॉपी किए हुए डायरेक्टली फेक अकाउंट में अपलोड किया गया है। किसने खींचा ये फोटो? वो मेरे हस्बैंड ने, अरुण ने। तो फिर ये फोटो फेक अकाउंट में कैसे पहुंची? आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, आप मेरी बात का जो मतलब निकालना चाहे निकाल सकती हैं। आपने कहा आपके हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, उन्हें फौरन बुलाइए। कहीं आप मेरे हस्बैंड पर तो शक नहीं कर रहे हैं ना? हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इस वक्त हमें आपके हस्बैंड से पूछताछ करनी है। जो मैं कह रहा हूं वो कीजिए, बुलाइए उनको। किया क्या मैंने? अरुण पाठक तुम ही हो ना? हाँ, गौरी पाठक के हस्बैंड। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। प्रीति की जांच पड़ताल के बाद पुलिस को किसी शीतल जैन का सुराग मिला, उसकी तस्वीरें मिली, विशाल के साथ उसकी लंबी बातचीत का ब्यौरा मिला। लेकिन जब खुद शीतल मिली तो वो शीतल नहीं बल्कि गौरी निकली। गौरी पाठक, एक विवाहित महिला। गौरी खुद अपने अपराध से अनजान थी। जाहिर था कि कोई उसके नाम का इस्तेमाल करके इंटरनेट पर विशाल से दोस्ती बढ़ा रहा था। इस अपराधी ने विशाल की जान तो ली ही थी, साथ ही कई बेगुनाहों को फंसाने की साजिश भी रची थी। शीतल यानी गौरी की तमाम तस्वीरों में एक तस्वीर ऐसी भी थी जिसके बारे में सिर्फ उसका पति अरुण जानता था। तो क्या वो इस अपराध में शामिल था? देखिए, आपने जितनी भी बातें मुझे बताई हैं इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस फेक अकाउंट, और ना ही मैं किसी ये विशाल नाम के लड़के को जानता हूँ। आप लोगों से केस सॉल्व तो हो नहीं रहा, तो आप लोग को चाहिए एक स्केपगोट, ताकि उसे मुजरिम बना के आप लोग उसे जेल में डाल सके और मेडल ले सके। स्केपगोट तो तुमने अपनी वाइफ को बनाया, उसे मर्डर केस में फंसा के। क्या गौरी ने तुम्हें शादी के लिए प्रेशराइज किया था, या कोई चक्कर वक्कर चल रहा है तुम्हारा? जी नहीं। तो फिर अपनी वाइफ को मर्डर केस में फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बोलो, तुमने विशाल को क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? आप लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने पहले विशाल के मर्डर का फुल प्रूफ प्लान बनाया, फिर अपनी वाइफ का शीतल जैन नाम से एक फेक फ्रेंड्स बुक अकाउंट खोला, और अपने वाइफ के ओरिजिनल अकाउंट से उस फेक अकाउंट पर पिक्चर्स अपलोड की। ईमेल से चैट करके तुमने विशाल को शीतल जैन यानी अपनी वाइफ का दीवाना बना दिया, और फिर उसका मर्डर कर दिया। और मर्डर करके ऐसे इजी क्लूज छोड़ दिए कि पुलिस आसानी से तुम्हारी वाइफ तक पहुंच जाए।
तुमने फेक अकाउंट में एक ऐसी पिक्चर अपलोड कर दी जो तुम्हारे वाइफ के ओरिजिनल अकाउंट में नहीं थी, जो तुम्हारे मोबाइल फोन से खींची हुई थी और मोबाइल फोन से ही अपलोड की गई थी। क्या 1 मिनट मुझे वो फोटो दिखाएंगे प्लीज? अरे बस ऐसे ही रहना, ऐसे ही रहना, हिलना मत, हिलना मत। क्यों, क्या हुआ? बहुत कमाल की लग रही हो, इसी बात पे एक फोटो तो बनती है। जस्ट स्टे दैट वे, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मुझे याद है, ये पिक तो मैंने ही ली थी। और फिर गलती से तुमने उसे फेक अकाउंट में डाल दिया, यही बात है ना? या कोई और कहानी बनाने की सोच रहे हो? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे याद है उन दिनों मेरा फोन खराब था तो मैं सोनू का फोन यूज कर रहा था। ये तस्वीर मैंने उसी के फोन से ली थी। ये सोनू कौन है? तो इस सोनू ने गौरी के ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट से फोटो कॉपी की और उन्हें शीतल जैन नाम के फेक अकाउंट में अपलोड किया। विशाल गौरी की इस फेक अकाउंट वाले फोटोग्राफ्स को देखकर उससे प्यार करने लग जाता है। वो ये नहीं जानता था कि जिससे वो प्यार कर रहा है वो शीतल जैन नहीं, गौरी, और गौरी इन सब बातों से अनजान। सर उम्मीद करता हूँ कि इस बार हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस केस में शक सिर्फ एक से दूसरे की तरफ जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ दौड़ रही है, कहीं पहुंच नहीं रही है। सर पहले हम सोनू से मिलते हैं, क्या पता सोनू फिर से कोई नया सस्पेक्ट सामने ले आए। सर लेडीज कपड़े। वो लड़की सोनू उर्फ समीर। देखिए, मेरे कजन अरुण और मेरी भाभी गौरी का इन सब में कुछ भी लेना देना नहीं है। प्लीज आप उन्हें कुछ मत करिएगा। लीगल एडवाइस देने के लिए नहीं बुलाया तेरे को यहाँ पर। जो पूछा जा रहा है उसका सही से जवाब दे। बोल। मैंने गौरी भाभी की पिक्चर्स सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि मैं जानता था कि विशाल उन फोटोज को देखकर उनका दीवाना हो जाएगा, लेकिन भाभी को इसकी भनक नहीं है। ये बता, विशाल से क्या दुश्मनी थी तेरी? दुश्मनी नहीं, मुझे उससे मोहब्बत थी। हाँ, आई लव्ड हिम। कहने को तो मैं दुनिया के लिए लड़का हूँ, लड़कों जैसा दिखता हूँ, लड़कों जैसा बोलता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक लड़की की आत्मा बसती है और इस लड़की की जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था विशाल। Sorry. No problem. Hi. समीर। विशाल। समीर। धीरे धीरे हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। ये देख भाई, मैं टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत के आया हूँ। सर्टिफिकेट। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। मैं चाहकर भी विशाल के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाया। बस मन ही मन समीर बनकर कई सपने बुनते रहा। उसे पाने के लिए पहले प्रीति को उसकी जिंदगी से निकालना जरूरी था। मैं जानता था
कि प्रीति विशाल के पेरेंट्स को पसंद नहीं करती और उन दोनों के बीच में विशाल की माँ की बीमारी को लेकर कई लड़ाई झगड़े लगे रहते। मैंने इसी चीज का फायदा उठाया और वहीं से मैंने विशाल के दिमाग को पॉल्यूट करने की शुरुआत करी। विशाल, क्या हुआ? तो कुछ अपसेट लग रहा है आज। कुछ नहीं। कहने को तो तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलते हो ना, और अपने फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। अच्छा, जरूर प्रीति ने तुमसे झगड़ा किया होगा। हाँ विशाल, एक बात कहूं तुमसे, प्रीति ना तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शी इज सो एरोगेंट एंड इनसेंसिटिव। अभी कल ही की बात है, वो अपने फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी मदर के बारे में नहीं, जस्ट लीव इट। क्या बोला समीर? क्या बोलना? चुप क्यों हो गया? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो तुम्हारी मदर की बीमारी के बारे में जोक्स कर रही थी। हाँ, सब लोग हंस रहे थे, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। अच्छा हाँ, मुझे ना एक काम याद आ गया, तो मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। हाँ, तुम ध्यान रखो अपना। हाँ, मेरे भड़काने से उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, फाइट्स तो बढ़ गई, पर अभी भी विशाल प्रीति को नहीं छोड़ पा रहा था। और इसीलिए मैंने शीतल जैन नाम के कैरेक्टर को जन्म दिया। हेलो शीतल, मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं आज प्रीति से आखिरी बार मिलने जा रहा हूँ। नहीं, तुम्हें प्रीति से नहीं मिलना चाहिए। तुम्हें पता है वो तुम्हें ट्रैप कर रही है। यू डोंट वरी, मैं आज वो चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा। अगर तुम आज उसके पास ना जाने का प्रॉमिस करो तो मैं आज तुम्हें मिल सकती हूँ। क्या? सच में? और उस दिन मैंने विशाल को अपनी सच्चाई बताने का फैसला कर लिया था। अगर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेता तो ठीक था, वरना प्रीति के स्कार्फ से उसका गला घोट देता, जो मैंने कुछ दिन पहले ही चुराया था। मेरा स्कार्फ पता नहीं मिल नहीं रहा। तुम लोगों ने देखा क्या? मेरा स्कार्फ यहाँ रखा था। प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन फुल प्रूफ नहीं थी। प्लान और नो प्लान, विशाल या तो मेरा होता या फिर किसी का भी नहीं। शीतल, ये क्या है? विशाल, मैं ही शीतल हूँ। क्या? तू पागल हो गया? जाकर चेंज कर गया। विशाल, तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मतलब समीर, तूने इतना बड़ा झूठ बोला? शिट मैन। विशाल प्लीज लिसन टू मी। विशाल, आई रियली लव यू। मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मैं तुमसे प्यार करने लगी। देखो, तुम इतना प्यार करने वाली कभी नहीं मिलेगी, और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये क्या फालतू बात कर रहा है? विशाल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपना सेक्स भी करवा लूंगी। हाँ, हम लोग ना एक हैप्पी कपल की तरह रहेंगे। हाँ, वी विल लिव हैप्पीली आफ्टर टुगेदर। प्लीज विशाल, मेरे प्यार को अपना लो विशाल, प्लीज। विशाल, पागल हो गया क्या? शिट मैन, यू आर। अरे शादी तो बहुत दूर की बात है, तुम जैसे घिनौने इंसान की शक्ल तक देखना नहीं चाहता मैं, ना इस जन्म में ना किसी और जन्म में। सिक, बात नहीं करना अच्छा मुझसे। अगर विशाल मान गया होता तो हम लोग इस दुनिया के सबसे हैप्पी कपल होते। क्या हो सकता था, क्या नहीं, ये सब सोचने के लिए जेल में तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा।
सुनिए जी, हाँ मैं क्या कह रही हूँ कि आजकल ना मुझे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों? ऐसा लगता है जैसे मैंने विशाल को पता नहीं कब से नहीं देखा। एक तो वो घर में भी नहीं दिखाई देता ना आजकल। तुम बैठो बैठो। पहले आज सुबह तुमने विशाल से कितनी सारी बातें की थी। हाँ, तुमने उसका टिफिन तैयार किया था और फिर जाते जाते तुम्हारा आशीर्वाद लेके भी गया था। अच्छा, सच में? सुनो, तुम फटाफट खाना तैयार करो। आज तुम विशाल की पसंदीदा मटर पनीर सब्जी बना रही हो ना? हाँ। चलो चलो, फिर देर हो जाएगी। हाँ, जल्दी जल्दी बनाती हूँ, नहीं तो कहेगा कि मम्मी जल्दी जल्दी खाना दो, भूख लग रही है। समीर को विशाल से प्यार हो गया जायज है, लेकिन विशाल ने इसे स्वीकार नहीं किया, ये उसका हक है। समीर को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए और फेक ईमेल आईडी द्वारा गौरी पाठक की मानहानि के जुर्म में आईटी एक्ट 2000 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंसान का मन दूर अनंत तक फैली एक सुंदर दुनिया है, लेकिन ये मन कभी कभी हमें भ्रमित कर देता है, हमसे मनमानी करवाता है, गलत को सही और सही को गलत दिखाता है। ऐसे में ज्ञान और विवेक ही हमारे सबसे सच्चे साथी हैं। इसलिए हमारी यही सलाह है कि दिल की सुने पर दिमाग के रास्ते चलें और सतर्क रहें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।